नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है आज से आप लोगों का मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला जो है यूट्यूब के इस मंच पर शुरू होने जा रहा है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल है। सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत ओरिएंटल ब्लैक स्वैन पब्लिकेशन जो है उसे मैं कवर अप कर रहा हूं और मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्र की है बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। तो जितने भी इस पब्लिकेशंस के चैप्टर हैं ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से भी वैसे ही मैच खाते हैं, इसीलिए ओल्ड एनसीईआरटी की महत्ता भी इतनी ज्यादा है। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आपका एनसीईआरटी का कवरेज हो रहा है और साथ ही साथ जो है सतीश चंद्र की जो एडवांस बुक ओरिएंटल ब्लैक स्वैन पब्लिकेशन है उसे भी हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो आइए जो है बिना देर किए हम लोग इस सेशन को शुरू किया जाए। साप्ताहिक जो है एक पीरियोडिक इंटरवल पर वंस इन अ वीक हम लोग इस सीरीज को जो है कैरी ऑन करेंगे। तो फटाफट जो है आज के क्लास टाइटल को देखते हैं। आज का क्लास टाइटल जो है भारत और विश्व, एक मुद्दा ये है, और दूसरा जो है तीन साम्राज्यों का युग। तीन साम्राज्यों का युग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। तीन साम्राज्यों का युग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। तो इन दो चैप्टर को हम लोग अगले 1 घंटे में कवर अप किया जाएगा। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारतीय इतिहास और इसके अंतर्गत हम लोग जो हैं भारत और विश्व को देखा जा रहा है। भारत और विश्व में उस समय काल के अनुसार जो है लैटिन अमेरिका आया नहीं था, अमेरिका आया नहीं था। तो मुख्य रूप से किन किन पहलू को देखा जाएगा, तो पहला जो है यूरोप है, दूसरा जो है अरब विश्व है, तीसरा जो है चीन है, चौथा जो है दक्षिण पूर्वी एशिया है। दक्षिण पूर्वी एशिया है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके अंतर्गत इन इन क्षेत्रों को, विश्व के इन इन क्षेत्रों को कवर अप किया जाएगा। अब यूरोप के संदर्भ में भाई शुरुआत किया जाए तो यूरोप में क्या आपको देखने को मिलेगा। यूरोप में प्राचीन काल में क्या है, प्राचीन काल में एक महान रोमन साम्राज्य हुआ करता था। महान रोमन साम्राज्य हुआ करता था। इस महान रोमन साम्राज्य का विखंडन कब होता है? इट यूज टू बी द ग्रेट रोमन एम्पायर। प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल में भारत रोम जो व्यापार रहता है वो अपने चरमोत्कर्ष पे रहता है। इस महान रोमन साम्राज्य का विघटन होता है और इस विघटन के साथ कौन आता है भाई? तो इस विघटन के साथ जो है बैजेंटाइन साम्राज्य आता है।
बैजेंटाइन साम्राज्य आता है। और इसी के साथ क्या होगा, इसी के साथ यूरोप जो है संक्रमण के दौर से गुजरना शुरू करेगा। और यही जो संक्रमण का दौर है यूरोप में, ये क्या है, मध्यकाल की शुरुआत है। यही संक्रमण का दौर यूरोप में मध्यकाल की शुरुआत है। तो 500 वर्षों का जो इतिहास है, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ये क्या है भाई, तो ये जो है यूरोप में अंधकार का युग रहता है। यूरोप में अंधकार का युग है। दिस इज द डार्क एज ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। और इस अंधकार के युग में क्या देखने को मिलता है, तो इस अंधकार के युग में सामंतवाद का उदय देखने को मिलता है। सामंतवाद का उदय देखने को मिलता है। अब ये सामंतवाद क्या है भाई, अगला मुद्दा ये उठता है कि फ्यूडलिज्म, सामंतवाद ये क्या है। यूरोप के ही सामंतवाद के तर्ज पर भारत में क्या होता है, रामशरण शर्मा जी रहते हैं, उन्होंने भारत में भी सामंतवाद को ढूंढ निकाला था। सामंतवाद में अमूमन बच्चों 3 विशेषताएं होती थी। पहला जो है, करेंसी जो है, मुद्रा का कम प्रचलन होता था, और जो भूमि दान की परंपरा है, इससे ही काम चल रहा होता है। प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वेतन के रूप में उन्हें भूमि दान दिया गया। नवीन राजस्व के स्रोतों की पहचान करना है या उसको विकसित करना है, तो वो क्षेत्र विशेष भूमि दान के रूप में दे दिया जाता था। एक केंद्रीय राजा होते थे, उस केंद्रीय राजा के अधीनस्थ जो हैं, भूमि दान कोई क्षेत्र विशेष दिया जाता था। अब उस क्षेत्र विशेष में क्या करना है, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना है। तो कानून और व्यवस्था की स्थापना करना है, तो इस तरीके से वो भूमि दान प्राप्त करता अपनी एक छोटी मोटी सेना भी गठित करते थे। क्योंकि प्राचीन काल, मध्यकाल कृषि अर्थव्यवस्था ही रहा है भाई। वो तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है कई सारे देश उभर करके आते हैं जो इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्री के रूप में इमर्ज करते हैं। उसके पहले तो कृषि अर्थव्यवस्था ही है। तो जहां पे भूमि दान मिला हुआ है, वहां से भू राजस्व का संग्रहण करना है, और साथ ही अपने क्षेत्र विशेष में न्याय प्रदान करने का कार्य करना है। ये सामंतवाद क्या रहता है, सामंतवाद जो है यूरोप की एक मुख्य विशेषता बनता है। आगे चल करके क्या होता है, इस अंधकार के युग में जो है, इस अंधकार के युग में जो है अंधविश्वास, चर्च या धर्म की जो भूमिका होता है, ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसकी भूमिका जो होता है ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है यूरोप अंधकार का युग रहता है। अब यहीं पे जो है तार्किक चिंतन परंपरा का विकास जो है 12वीं शताब्दी से तार्किक चिंतन परंपरा का विकास होता है। और इस तार्किक चिंतन परंपरा के विकास के साथ क्या होता है, पुनर्जागरण आता है।
पुनर्जागरण जो है धर्म की बुराइयों का विरोध करता है। साथ ही साथ इस तार्किक चिंतन परंपरा और पुनर्जागरण के साथ क्या होगा, तो इसके साथ जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। और यही जो वैज्ञानिक यूरोप का तार्किक चिंतन परंपरा, रे भाई कीचड़ में ही कमल खिलता है ना, तो यही जो इनका तार्किक चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अंततः क्या करता है, वो अंततः जो है औद्योगिक क्रांति की तरफ यूरोप को ले जाता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ ले जाता है, तकनीकी नवोन्मेष की तरफ ले जाता है और यूरोप आधुनिकता के दौर में प्रवेश करता है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरब दुनिया कैसा है भारत और विश्व में। अरब दुनिया कैसा है, तो अरब दुनिया के अंतर्गत 8वीं शताब्दी में क्या होगा, 8वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में किसकी स्थापना होगी, अब्बासी खलीफा की स्थापना होगी। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद फिर इस्लामिक विश्व का प्रतिनिधि कौन बनता है, तो इस्लामिक विश्व का प्रतिनिधि खलीफा बनते हैं। खलीफा जो हैं 8वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफा आते हैं और इन्होंने किसे राजधानी बनाया भाई, तो बगदाद को जो है अपनी राजधानी बनाया। बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अब अब्बासी खलीफा में दो खलीफा जो रहते हैं वो काफी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। उनका नाम खलीफा अल मामून और हारून अल रशीद है। खलीफा अल मामून और हारून उल रशीद है। इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो खलीफा रहते हैं ये अरब क्षेत्र को क्या बनाते हैं, अरब क्षेत्र को ज्ञान विज्ञान व्यापार वाणिज्य का केंद्र बनाते हैं। ज्ञान विज्ञान व्यापार वाणिज्य का केंद्र बनाते हैं। एक बृहद साम्राज्य की भी स्थापना करते हैं। खलीफाओं का जो साम्राज्य रहता है उसमें खलीफाओं के साम्राज्य में जो है पूर्वी यूरोप है, अरब विश्व है, सीरिया है, अफ्रीका है, ईरान का क्षेत्र है। बाद में फिर यही अरब आक्रमण भारत पे भी होता है। अरब आक्रमण जो है वो भारत के सिंध क्षेत्र पर होता है। भारत का सिंध क्षेत्र है। ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनते हैं भाई, तो चीन और यूरोप के बीच में ये क्या करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं, एक मध्यस्थ की भूमिका में रहते हैं। और चीनी विश्व के जो कई सारे जो वैज्ञानिक प्रगति रहती है उससे दुनिया को रूबरू कराते हैं, परिचित कराते हैं। जैसे सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कंपास जो दिशा सूचक यंत्र है उसका आविष्कार चीन में हुआ था। छपाई का जो वो प्रिंटिंग प्रेस बेटा वो यूरोप वाला अलग है। छपाई की जो विधि रहती है
वो भी चीन से आया हुआ था। बारूद जो है ये भी चीन से आया हुआ था। रेशम के कीड़े जो थे ये भी चीन से आए हुए थे। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से एक इस्लामिक राज्य भले ही रहता है लेकिन ज्ञान विज्ञान और तर्क का दरवाजा इन्होंने सबके लिए खोल रखा था। और मध्यकाल में जो है अरब क्षेत्र में इनका एक अपना वर्चस्व रहता है। अब बच्चों क्या है कि ये भारत से कैसे अरब दुनिया परिचित होते हैं, तो अरब दुनिया, अरब आक्रमण होता है। अरब आक्रमण के साथ मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुने होंगे, 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण होता है। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों की स्थापना होती है। भारत का ज्ञान विज्ञान अरब दुनिया तक पहुंचता है। भारत की दशमलव प्रणाली है, भारत में शून्य का जो मानक है, तो ऐसे जो भी भारत की वैज्ञानिक प्रगति है यह अरब विश्व तक पहुंचता है और यहां से यूरोप तक जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं कि इसी समय जो है चीन में कौन रहता है। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया को देखा जाए तो चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन में बच्चों क्या है, मंगोल साम्राज्य का विस्तार है। मंगोल साम्राज्य बच्चों दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो यह सिकंदर महान का नहीं था। सिकंदर महान को विश्व विजेता कहा जाता है, तो दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य सिकंदर महान का नहीं था, बल्कि यह जो है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का था। चंगेज खान ही भारत पे आक्रमण करते हुए जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश का समय काल रहता है, भारत की सीमा तक आ गए थे। इल्तुतमिश ने समझबूझकर दूरदर्शिता का परिचय दिया और इस तरीके से भारत में नवोदित इस्लामिक साम्राज्य की रक्षा करते हैं। मंगोल साम्राज्य के विस्तार के अंतर्गत कौन है भाई, तो मंगोल साम्राज्य के विस्तार के अंतर्गत जो है कुबलई खान रहते हैं। और कुबलई खान भी जो हैं अपने साम्राज्य को ज्ञान विज्ञान शिक्षा कला और संस्कृति का केंद्र बनाते हैं। और इन्हीं के दरबार में कौन गया था, तो इन्हीं के दरबार में वेनिस के यात्री मार्को पोलो गए थे। वेनिस के यात्री मार्को पोलो जो है वही मार्को पोलो हैं जो लौटते समय मालाबार के तट पर भारत में भी रुके हुए थे। मान वर्मन कुलशेखर रहते हैं, उनके दरबार में आए हुए थे। यही जो मार्को पोलो हैं वो रुद्रम्मा देवी के शासन की, जो वारंगल के काकतीय आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, उस जमाने में उसे वारंगल कहा जाता था, आंध्र तेलंगाना का क्षेत्र, काकतीय वंश की शासिका रुद्रम्मा देवी के शासन के बारे में, तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है मार्को पोलो का जो यात्रा वृत्तांत है। अब आते हैं भाई और देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है। दक्षिण पूर्वी एशिया का हिसाब किताब क्या है। दक्षिण पूर्वी एशिया में आज का जो है इंडोनेशिया का क्षेत्र है, मलेशिया का क्षेत्र है, वियतनाम का क्षेत्र है, कंबोडिया का क्षेत्र है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित जो सारे देश हैं, द्वीपीय राष्ट्र हैं, उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में मध्यकाल में 8वीं शताब्दी में कौन सा साम्राज्य उभरता है भाई, तो 8वीं शताब्दी में जो है शैलेंद्र साम्राज्य की
स्थापना होता है। शैलेंद्र साम्राज्य की जो स्थापना दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है, ये किसे वो करते हैं? तो इन्होंने जो है श्री विजय साम्राज्य को प्रतिस्थापित किया। शैलेंद्र साम्राज्य ने किसे प्रतिस्थापित किया? तो इन्होंने श्री विजय साम्राज्य को प्रतिस्थापित किया। और कब तक रहते हैं भाई? तो 10वीं शताब्दी तक जो है ये अपने शक्ति के चरमोत्कर्ष पे रहते हैं। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। 10वीं शताब्दी तक ये शक्ति के चरमोत्कर्ष पर रहते हैं। शैलेंद्र साम्राज्य की राजधानी कहां रहती है? तो शैलेंद्र साम्राज्य की राजधानी जो है कोलंबंग में रहता है। कोलम, ये कुछ प्राचीन या मध्यकालीन नाम मिलेगा, वर्तमान में ये नाम आपको नहीं मिलेगा। तो कोलंबंग में जो है इनकी राजधानी रहती है। अपने चरमोत्कर्ष पे ये कहां कहां पे शासन करते थे? तो अपने चरमोत्कर्ष के समय में, अपने चरमोत्कर्ष के समय में ये जावा पर शासन कर रहे हैं, सुमात्रा पे शासन कर रहे हैं, मलेशिया पे शासन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है थाईलैंड, थाईलैंड के क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं। एक तरीके से एक बृहद साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। शैलेंद्र वंशी शासकों ने ही क्या किया था? तो शैलेंद्र वंशी शासकों ने ही विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप इसे कहेंगे, बोरोबुदुर स्तूप की स्थापना किया था। बोरोबुदुर स्तूप की स्थापना किया था। इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है इनका अपना एक कंट्रीब्यूशन रहता है। भगवान बौद्ध धर्म को ये जो है वो कर रहे थे। अब अगला बढ़ते हैं भाई, शैलेंद्र साम्राज्य के बाद कंबोडिया में कंबोज साम्राज्य रहता है। कंबोडिया में कौन है? तो कंबोडिया में जो है कंबोज साम्राज्य रहता है। कंबोडिया में जो है कंबोज साम्राज्य रहता है। अब कंबोडिया के ही शासक रहते हैं, कंबोज साम्राज्य के ही जो शासक रहते हैं, इन्होंने क्या किया था? तो ये कंबोज साम्राज्य कंबोडिया और साथ साथ में कहां पे है? तो साथ साथ में दक्षिण वियतनाम के क्षेत्र में भी रहते हैं। कंबोज साम्राज्य के शासकों के द्वारा क्या किया गया था? तो कंबोज साम्राज्य के शासकों के द्वारा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की स्थापना करवाया गया। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की स्थापना करवाया गया। अब शैलेंद्र साम्राज्य है या कंबोज साम्राज्य है, ये चूंकि बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, तो नौसैनिक दृष्टि से क्या रहते हैं? नौसैनिक दृष्टि से बड़े ही समृद्ध रहते हैं। इन शैलेंद्र साम्राज्य की जो नौसेना थी, शैलेंद्र साम्राज्य की नौसेना अत्यधिक मजबूत था। और इस तरीके से ये क्या करते थे? इस तरीके से चीन के व्यापार पर नियंत्रण करते थे।
जो चीन के व्यापार पर नियंत्रण करते थे। आगे चल करके भारत में एक चोल साम्राज्य आते हैं। चोल साम्राज्य के शासक राजेंद्र चोल रहते हैं। राजेंद्र चोल का समय काल 1014 से 1044 ईस्वी रहता है। राजेंद्र चोल चीन के साथ व्यापारिक मार्गों को निर्बाध बनाने के लिए इसी शैलेंद्र साम्राज्य पर सैन्य कार्रवाई करते हैं। चोल साम्राज्य भारत का जो रहता है, दक्षिण भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य रहता है। अभी जिस राजेंद्र चोल की मैंने बात किया, राजेंद्र चोल ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया था। जावा सुमात्रा, जावा के क्षेत्र को जीता था, श्रीलंका को जीता था, म्यांमार के क्षेत्र को जीता था। तो ये क्या है, ये जो है हम लोगों का पूरा बच्चों यूनिट है, जो पहला यूनिट था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा देखते हैं कि तीन साम्राज्यों का, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोगों का मध्यकालीन भारतीय मध्यकाल के इतिहास को शुरू करने के पहले विश्व में कैसा सिनेरियो चल रहा था उसे हम लोगों ने देखा। अब बाकायदे चल करके मध्यकाल की शुरुआत किया जाए भाई, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पूर्व क्या आता है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पूर्व जो है पूर्व मध्यकाल आता है। पूर्व मध्यकाल आता है। पूर्व मध्यकाल का जो समय काल है वो कब से कब तक है? तो 750 से जो है 1200 ईस्वी का समय काल है। इसे पूर्व मध्यकाल क्यों कहते हैं? मतलब मध्यकाल के पूर्व की अवस्था है। मोटी मोटा बच्चों अगर इसका एक साधारण सा जो है परिभाषा दिया जाए, साधारण शब्दों में परिभाषित किया जाए, तो मध्यकाल के पूर्व की अवस्था है। क्यों भाई मध्यकाल के पूर्व की अवस्था कह रहे हैं? तो ये वही समय काल है जब भारत में एक नवीन शासक वर्ग का आक्रमण हो रहा है, लेकिन शासन की स्थापना नहीं होती है। पूर्व मध्यकाल में ही बच्चों अभी आपने देखे अरब दुनिया का मोहम्मद बिन कासिम जो रहता है 712-13 ईस्वी में जो है आक्रमण करते हैं। इसी पूर्व मध्यकाल में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। कुल भारत पे 17 बार उसने आक्रमण किया था। इसी समय काल में मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध 1192 और 1194, इसमें विजय के बाद फिर जो है इस्लामिक शासन की भारत में स्थापना होती है। जैसे ही भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना होती है, मध्यकाल की शुरुआत हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई मध्यकाल से पूर्व की अवस्था, कैसे पूर्व की अवस्था? तो मध्यकाल से एक नवीन शासक वर्ग, इस्लामिक शासक वर्ग है। अभी पूर्व मध्यकाल में उनके आक्रमण हो रहे हैं, उनके शासन की स्थापना नहीं हुआ है, पूर्व मध्यकाल है। अब यहीं पे क्या होता है, यहीं पे जो है इसी पूर्व मध्यकाल में चैप्टर का नाम हम लोगों ने शुरू में ही मेंशन किया हुआ है, तीन साम्राज्यों का जो युग है, तीन साम्राज्यों का युग है। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है तीन साम्राज्यों का युग 750 से 1000 ईस्वी। तो यहां से हम लोगों का मध्यकालीन भारत, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय इतिहास के बारे में बातचीत होगा, जो पूर्व मध्यकाल का समय है। इसी समय काल में भाई इस्लामिक आक्रमण हो रहे हैं। भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या है? कुछ तो बच्चों अपनी कमियां रही होंगी कि बाह्य आक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। तो आइए भाई देखते हैं कि
पूर्व मध्यकाल में भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा है? काल भारतवर्ष का राजनैतिक परिदृश्य, भारतवर्ष का राजनैतिक परिदृश्य। तो भारतवर्ष का जो राजनैतिक परिदृश्य है, इसमें 3 विशेष क्षेत्र हैं। बंगाल में कौन है भाई? तो बंगाल में जो है पाल वंश है। इसी तरीके से राजस्थान के क्षेत्र में कौन है? तो राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहां पर जो है गुर्जर प्रतिहार है। गुर्जर प्रतिहार है। दक्षिण भारत में कौन है? तो दक्षिण भारत में जो है राष्ट्रकूट है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत क्या है? तो भारत के इस राजनीतिक परिदृश्य में 3 साम्राज्यों का युग अब आपको स्पष्ट हो गया भाई। यहीं पे क्या दिख रहा है? तो यहीं पे जो है 3 साम्राज्यों का युग देखने को मिल रहा है। इन 3 साम्राज्यों का युग गुर्जर प्रतिहार जो पश्चिम भारत के क्षेत्र में है, बंगाल में पाल वंश है, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट है। अब इनके मध्य क्या होता है? तो इनके मध्य जो है त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। 3 साम्राज्यों का युग जो है त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। 3 पक्षों के मध्य जो है वो संघर्ष हो रहा है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है वो कारण क्या रहता है। कुछ तो रहा होगा ना कि ये 3 पक्ष लड़ रहे हैं, तो त्रिपक्षीय संघर्ष कारण क्या है? तो कारण में यही समय काल, किसका समय काल रहता है? यही समय काल जो है भारत में भी सामंतवाद के चरमोत्कर्ष का काल रहता है। सामंतवाद के चरमोत्कर्ष का काल था। भारत में जो सामंतवाद के चरमोत्कर्ष का काल था, मींस की क्षेत्रीय शक्तियां जो है वो ज्यादा प्रभावी हैं। और क्षेत्रीय शक्तियां किसके लिए लड़ रही हैं भाई? तो अपने व्यक्तिगत आन बान और शान के लिए लड़ रही हैं। सामंतवाद के चरमोत्कर्ष के काल में भारतवर्ष पर अपनी राजनैतिक श्रेष्ठता स्थापित करने का वो था। भारतवर्ष पर राजनैतिक श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास था। तो इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से जो है एक साम दाम दंड भेद और अपनी व्यक्तिगत जो राजनैतिक महत्वाकांक्षा है उसमें अपनी श्रेष्ठता को दिखाने का प्रयास था। अगला बच्चों कारण क्या है? तो अगला कारण त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है कन्नौज का
अब भारतीय राजनैतिक मानचित्र पर महत्वपूर्ण भूमिका होना। आपको बच्चों पता है प्राचीन काल में अगर आप पढ़े होंगे तो एक यूनिट था, वैदिक काल खत्म होने के बाद षोडश महाजनपद पढ़ते हैं। षोडश महाजनपद में काशी है, कोसल है, कुरु है, कंबोज है, अंग है, अवंती है, अश्मक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है एक महाजनपद मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद जो रहता है उसी का उत्कर्ष क्यों होता है, उसका एक अलग कारण है। इसी मगध महाजनपद में जो है हर्यक वंश है, सैसुनाग वंश है, नंद वंश है। हर्यक वंश में एक शासक रहते हैं उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र नामक एक नवीन राजधानी की स्थापना किया था। सैसुनाग वंश में कालाशोक रहते हैं, जिन्होंने पाटलिपुत्र को परमानेंटली मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को परमानेंटली मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था भाई, तब से लेकर के गुप्तोत्तर काल तक या गुप्त काल तक कह लीजिए, गुप्त काल तक पाटलिपुत्र ही भारतीय राजनीतिक मानचित्र का केंद्र बिंदु बना हुआ था। गुप्तोत्तर काल में कन्नौज में मौखरी वंश रहता है। गुप्तोत्तर काल में थानेश्वर जो आज के हरियाणा का क्षेत्र है वहां पे हर्षवर्धन रहते हैं। हर्षवर्धन जो है कन्नौज पर अपनी बहन राज्यश्री को बैठाते हैं और इस तरीके से कन्नौज पर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्हीं का शासन रहता है। और यहां से अब क्या होता है, अब 1200 सालों का जो पाटलिपुत्र का राजनीतिक गौरव है, भारत की राजधानी होने का जो गौरव है, अब उसका स्थान कन्नौज लेना शुरू करता है। क्योंकि कन्नौज भी मगध क्षेत्र की तरह ही उर्वर क्षेत्र था, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र था, नदी घाटी क्षेत्र था। और इस कन्नौज पे कौन है भाई, तो इस कन्नौज पे जो है इस समय कन्नौज पर कमजोर आयुध वंश का शासन था। कमजोर आयुध वंश का शासन था। कन्नौज पर जो कमजोर आयुध वंश है भाई, आयुध वंश में दो भाई हैं। दो भाई में कौन है, तो दो भाई में जो हैं इंद्रायुध हैं और चक्रायुध हैं। दो भाई में जो हैं इंद्रायुध हैं और चक्रायुध हैं। इंद्रायुध और चक्रायुध ये कमजोर शासक रहते हैं। इन भाइयों में क्या है, इन भाइयों में जो है उत्तराधिकार का संघर्ष है। इन भाइयों में जो है उत्तराधिकार का संघर्ष है। और इस तरीके से इस उत्तराधिकार के संघर्ष में भारत की जो तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तियां होती हैं, सामंतवाद अपने चरमोत्कर्ष पर है और अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता की कन्नौज पे हमारी राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित हो, लड़ जाते हैं भाई। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है यह त्रिपक्षीय संघर्ष कब तक चला, तो यह जो है त्रिपक्षीय संघर्ष, यह त्रिपक्षीय संघर्ष 200 वर्षों तक चला। 200 लगभग 200 वर्षों तक चला। 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष में शुरुआत किसने किया था भाई,
तो शुरुआत जो है, शुरुआत गुर्जर प्रतिहार वंश ने किया था। 200 वर्षों के बाद अंततः विजयी कौन रहा? तो अंततः विजयी 200 सालों के बाद भी गुर्जर प्रतिहार वंशी रहा। अंततः 200 सालों के बाद विजयी भी गुर्जर प्रतिहार वंश ही रहा। तो ऐसे में बच्चों क्या है, ऐसे में जो है अब 200 वर्षों तक कौन कौन लड़ा? तो चार चार जेनरेशन जो है लड़ी थी। 200 वर्षों तक कौन कौन लड़ा? तो तीन तीन चार चार जेनरेशन लड़ी हुई थी। अब मुद्दे की बात यह है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम क्या निकला भाई? तो परिणाम जो निकलता है वह भारत के लिए विध्वंसकारी होता है। जो परिणाम निकलता है वह भारत के लिए विध्वंसकारी होता है, और वही क्या होता है, वही भारत पर, एक कहावत बच्चों सुना है ना कि जब जब भारत टूटेगा तब तब कोई परदेसी आकर हमको लूटेगा। तो यहां पे आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार हैं, उधर पाल हैं, इधर राष्ट्रकूट हैं। परिणाम बच्चों जो है अंततः अंततः तीनों राजनैतिक शक्तियों का, अंततः तीनों राजनैतिक शक्तियों का पतन हो गया। अंततः तीनों राजनैतिक शक्तियों का जो है वो पतन हो गया, और तीनों राजनीतिक शक्तियां कमजोर होकर के इनका पतन हो गया। तो इसने क्या किया? तो इसने जो है भारतवर्ष पर बाह्य इस्लामिक आक्रमण को बढ़ावा दिया। बाह्य इस्लामिक आक्रमण को प्रेरित किया, और अंततः क्या होता है? अंततः जो है भारत पर इस्लामिक शासन की स्थापना हो जाती है। तो आइए बच्चों थोड़ा सा संक्षेप में, अब हम लोग इंड की तरफ बढ़ा जा रहा है, तो संक्षेप में अगर देखा जाए तो पाल वंश का जो समय काल रहता है ये कब से कब तक जो है भारतवर्ष पर शासन किए रहते हैं? तो 8वीं शताब्दी के लगभग में जो है ये भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आते हैं, और इस तरीके से जो है लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य तक ये शासन करते हैं। पाल वंश का क्षेत्र कहां पे है? तो क्षेत्र जो है बंगाल का क्षेत्र है। संस्थापक कौन रहते हैं? तो संस्थापक जो हैं गोपाल रहते हैं। गोपाल कहां से रहते हैं? तो साधारण परिवार से रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता है कि इनके दादा परदादा जो है किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आ रहे हों। ऐसा भी कुछ नहीं रहता है कि सामंती जो है जागीरदार या बड़े जमींदार घराने से रहते हैं। एक साधारण सैन्य परिवार से रहते हैं। जो बच्चों कहा जाता है सत्ता व्यक्ति में नहीं व्यक्तित्व में निहित होती है, तो सत्ता व्यक्तित्व में निहित होता है। गोपाल के अंदर जो सैन्य कुशलता थी, जो उनके सैन्य गुण रहते हैं, स्थानीय लोगों ने क्या किया? स्थानीय लोगों ने गोपाल को अपना नेता स्वीकार किया, और इस तरीके से जो पूर्वी भारत की राजनीतिक अराजकता की स्थिति रहती है उस राजनीतिक अराजकता की स्थिति को इन्होंने समाप्त किया।
और उस स्थिति को समाप्त करने के साथ ही बंगाल के क्षेत्र में एक सशक्त पाल वंश की नींव रखा। तो जो गोपाल रहते हैं ये 750 से 770 ईस्वी तक शासन करते हैं। 750 से 770 ईस्वी तक शासन करते हैं। पाल वंश के जो शासक रहते हैं ये कौन रहते हैं भाई? तो पाल वंश के शासक जो रहते हैं ये बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं। बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं। गोपाल के बाद फिर किसका शासन आता है? तो गोपाल के पश्चात जो है धर्मपाल का शासन आता है। धर्मपाल का शासन 770 से 810 ईस्वी का समय काल है। 770 से 810 ईस्वी का समय काल है। धर्मपाल के ही समय से क्या होता है? धर्मपाल के समय से ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है और धर्मपाल के समय में जो है पहले धर्मपाल अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और कन्नौज क्षेत्र पे कब्जा करते हैं। फिर उधर से गुर्जर प्रतिहार शासक जो रहते हैं वो कन्नौज को विजित करते हैं और विजित करते हुए पाल वंश के साम्राज्य सीमा की तरफ अपना विस्तार करना शुरू करते हैं। धर्मपाल स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट वंश को आमंत्रित करते हैं कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में आप हस्तक्षेप कीजिए। अंततः राष्ट्रकूटों का आक्रमण होता है और उस आक्रमण के साथ ही गुर्जर प्रतिहार पराजित होते हैं। कन्नौज पर राजनैतिक रूप से राष्ट्रकूटों का प्रभुत्व स्थापित होता है, परंतु वो दक्षिण भारत के शासक वर्ग रहते हैं, उत्तर भारत पर वो ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे। इसलिए धर्मपाल को ही शासन सौंपकर कन्नौज का नियंत्रण सौंपकर राष्ट्रकूट चले जाते हैं। धर्मपाल के बाद फिर कौन आता है भाई? तो धर्मपाल के बाद जो है धर्मपाल का जो चरमोत्कर्ष रहता है वो लगभग 10 साल का समय काल रहता है। 790 से 800 ईस्वी तक धर्मपाल जो है वो अपने शासन सत्ता की स्थापना करते हैं। इन्हीं के समय में जो है सुलेमान आया हुआ था। धर्मपाल के ही समय में विदेशी यात्री सुलेमान आए हुए थे। सुलेमान जो हैं पाल वंश के शासक की शानो शौकत को बयां करते हैं और कहते हैं कि हजारों हाथियों के काफिला के साथ जो है वो राजा चलता था। कहते हैं राजा की सेना में 10 से 15,000 लोग बस केवल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाए गए थे। इस तरीके से क्या है? इस तरीके से ये प्रश्न आपके प्री में पूछता है कि पाल वंश के समय में या पूर्व मध्यकाल के समय में या त्रिपक्षीय संघर्ष के दौर में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री भारत आए हुए थे? अगला क्या होता है? तो अगला जो है धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग को पता है भाई, प्राचीन भारत का वैश्विक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जो कुमार गुप्त आते हैं उन्होंने किया था। एशिया का बौद्ध शिक्षा का कह सकते हैं सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में रहता है, जहां विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। इसी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में
हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री वेनसोंग आए थे, यहां पे अध्ययन के लिए आए हुए थे। इसी नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव गान को उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है चर्चा किया था। कुल मिला जुला करके क्या है, अरे भाई, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वेनसोंग ने कहा था ना कि इस समय यहाँ के कुलाधिपति जो रहते हैं, वाइस चांसलर सीलभद्र रहते हैं। उस जमाने में बच्चों, आज से अगर 40-45 साल पहले आप देखेंगे, अमूमन जो है भारत के यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम का 1960 के दशक की मैं बात कर रहा हूं, या 70 के भी प्रारंभिक वर्षों में कंपटीशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। उस जमाने में वेनसोंग कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अगर प्रवेश पाना है तो आपको एक साक्षात्कार परीक्षा से होकर के गुजरना होता था। ओरल जो है एग्जाम होते थे। अब बताते हैं भाई कि ये जो ओरल एग्जाम होता था, इसमें कहते थे कि 4 प्रवेश द्वार था नालंदा विश्वविद्यालय का। हर प्रवेश द्वार पे जो है प्रकांड विद्वान बैठे होते थे। जो व्यक्ति चाहता था कि मुझे कैंपस के अंदर जाना है तो उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। जब उन्हें विश्वास हो जाता था कि भाई फला छात्र जो है उसकी मानसिक तीक्ष्णता इस विश्वविद्यालय के गरिमा के अनुकूल है, तो उसे प्रवेश दिया जाता था। तो ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने क्या किया, धर्मपाल ने पुनरुत्थान किया। और क्या किए थे भाई, तो 200 ग्राम जो है, 200 ग्राम अनुदान में, चूंकि सामंतवाद का बच्चों मैंने एक बताया ही, सामंतवाद का एक प्रमुख अभिलक्षण क्या था, तो सामंतवाद का एक प्रमुख अभिलक्षण जो है वो भूमिदान था। उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र अध्ययन करते थे। उस जमाने में बच्चों, जब भारत में कागज नहीं आया था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, चीन से वो अरब विश्व में गया। अभी हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं। बाद में चल करके लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास में कागज भारत में आएगा, तो कागज भी नहीं था। तब किताबें बच्चों कैसी होती थी, तो वो पांडुलिपियां होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट होता था। पांडुलिपियां जो है वो भोजपत्र पे, ताड़पत्र पे, तांबे के प्लेट पे जो है वो लिखा जाता था। और वो हैंड रिटन होता था। ये भी नहीं था कि भाई प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। वैसे दौर में 20 लाख पांडुलिपियां नालंदा विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में था। इतने बड़े विश्वविद्यालय का खर्च कैसे होगा भाई, कैसे जो है व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। तो 200 ग्राम का अनुदान इन्होंने दिया था। आगे चल करके आप सभी लोगों को पता है कि बख्तियार खिलजी आते हैं। बख्तियार खिलजी आकर के इसी नालंदा विश्वविद्यालय को जला देते हैं। तो चलिए बच्चों, जो है अब इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये 3 साम्राज्यों का जो काल है वो आपका हुआ। बाकी थोड़ा सा हौच पौच है। हौच पौच मीन्स कि उतना डीप में जाकर के आप लोग से प्रश्न पूछता भी नहीं। त्रिपक्षीय संघर्ष में कई चरण हुए, किस चरण में कौन कौन लड़ा, ये बेटा एसएससी का मुद्दा है। या इसे कह सकते हैं कि पीसीएस भी अब धीरे धीरे अपना लेवल उठा रहा है। इस बार का यूपी पीसीएस का प्रश्न पत्र देखिए, या बिहार पीसीएस भी इस बार का देखिए, तो वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला, इसे हम लोगों ने शुरू किया है। आज की क्लास में जो है 2 चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया। पहला मुद्दा था कि मध्यकाल में भारत और विश्व क्या था। भारत और विश्व के अंतर्गत हम लोग जो है यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को देखा गया, अरब विश्व को देखा गया, चीन के परिदृश्य को समझा गया, दक्षिण पूर्वी एशिया के परिदृश्य को समझा गया। इन सारी चीजों को करने के बाद फिर हम लोग भारत के इतिहास पर आते हैं। भारत के इतिहास में मध्यकाल को 2 भागों में बांटा जा रहा है।
एक पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल क्यों कहते हैं, इसके डेफिनेशन को स्पष्ट करते हुए फिर तीन साम्राज्यों का संघर्ष है। तीन साम्राज्यों का संघर्ष में वो तीनों साम्राज्य भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में है? तो भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में है भाई? बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश हैं, राजस्थान के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार हैं, दक्कन के क्षेत्र में जो है राष्ट्रकूट हैं। कैसे त्रिपक्षी संघर्ष हो रहा है? लगभग 200 वर्षों तक हो रहा है। क्यों हो रहा है? कन्नौज के लिए हो रहा है। कन्नौज में ही क्यों जोर आजमाइश हो रहा है? तो यहां पे एक कमजोर शासक वर्ग है, आयुध वंश है, सामंतवाद का चरमोत्कर्ष है, अपने अपने राजनीतिक प्रभुत्व को दर्शाना है, और इसलिए जो है ये तीनों शक्तियां लड़ जाती हैं और लगभग 2 शताब्दी तक लड़ते ही रहते हैं। अंततः बच्चों क्या होता है? अंततः वही होता है जो भारतीय इतिहास की विडंबना है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तीनों शक्तियां आपस में लड़ करके एक लंबे समय के बाद तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और इस तरीके से भारत पर बाह्य इस्लामिक आक्रमण जो है अब सफल, चूंकि महाशक्तियां लड़ करके बर्बाद हो गई, जो छोटी मोटी शक्तियां बची वो इस्लामिक आक्रमण को झेल नहीं पाते हैं और भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हो जाता है। तो आइए बच्चों, जो है ये हम लोगों का जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला, और उसके अंतर्गत आज की हम लोगों की पहली मुलाकात है। जैसा कि पहले ही मैंने आप लोग को स्पष्ट किया कि वीकली बेसिस पे हम लोग इस क्लास को कैरी ऑन किया जाएगा। उसका पहला जो कह सकते हैं पार्ट है वो आज आ गया। अगले वीक में हम लोग मिलेंगे तो जो नए चैप्टर्स हैं उनके साथ हम लोग इसे आगे कैरी ऑन करेंगे। तो बने रहिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस चैनल के साथ। मिलते हैं फिर पुनः नेक्स्ट वीक। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।